9000 साल पहले का भारत और आज के पाकिस्तान में एक सभ्यता रहती थी जिसे नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इनके शहर में था वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, 2 मंजिला बिल्डिंग और स्विमिंग पूल जैसी सुविधा। पर हैरानी वाली बात है कि यहाँ दूसरे देशों के मुकाबले कोई भी सेना नहीं थी। साल 1300 BC अचानक पूरी की पूरी सभ्यता गायब हो गई और पीछे छोड़ गए बहुत बड़े एक्सप्लोजन के निशान और बहुत सारा रेडिएशन कंटेमिनेशन। हिंदू दंत कथाओं में लिखा है कि पहले इतने विनाशकारी विस्फोट होते थे जो करोड़ों सूरज के बराबर थे। तो क्या इतनी महान सभ्यता नष्ट होने के पीछे ऐसा ही कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है? 200 साल पहले चार्ल्स मसान ने खुदाई के दौरान एक शहर की खोज की जो आज के पाकिस्तान पंजाब के प्रांत में है। इस शहर को नाम दिया हड़प्पा, जो शायद उस जमाने की राजधानी हुआ करती थी। आशंका जताई जाती है कि ईस्वी पूर्व 2600 साल पहले ये सभ्यता एक्सटेंड करती थी, पर कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिससे ये पता लगता है कि शायद ये उससे भी पुरानी हो सकती है, यानी ईस्वी पूर्व 7000 साल पहले। इसका क्षेत्रफल सिंधु नदी के आसपास 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, जो आज के बोलिविया देश के बराबर है। वहाँ पॉपुलेशन थी 50 लाख, जो उस जमाने में दुनिया के दूसरी सभ्यताओं के मुकाबले कई ज्यादा थी। हड़प्पा की खोज करने के ठीक 100 साल बाद एक और बहुत बड़े शहर की खोज हुई जिसे नाम दिया गया मोहेंजोदारो, मतलब मुर्दों की पहाड़ी। रिकॉर्ड के हिसाब से वहाँ 35,000 लोग रहते होंगे, पर ये शहर उस जमाने की किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी से कम नहीं था। लोगों के घर टॉयलेट थे, हर घर ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। शहर 2 भागों में डिवाइड था। एक पार्ट जिसे पूरी तरह रेसिडेंशियल बनाया गया क्योंकि वहाँ सोफिस्टिकेटेड रोड नेटवर्क्स पाए गए हैं। शहर में हर जगह गार्बेज बिन रखे थे जिसे आज हमारे आसपास देखने मिलते हैं, और दूसरा पार्ट जिसका पूरी तरह कमर्शियल यूज होता था। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ट्रेडिंग पोर्ट था, बाहर बड़े पब्लिक बाथ थे। इतना ही नहीं, उनकी खुद की राइटिंग लैंग्वेज भी थी। साइंटिस्ट अभी तक जमीन के अंदर से मिली पत्थर की सील को डिकोड करने में जुटे हैं। जमीन में मिले टैबलेट में अजीब से सिंबल, एनिमल और देवताओं जैसे चित्र पाए गए। साइंटिस्ट के लिए यह पहेली है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आखिर क्यों और किस काम के लिए होता था। पूरा मोहेंजोदारो शहर एक बड़े दीवार से घिरा था। ये दीवार दुश्मनों से रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि सिंधु नदी के बाढ़ से बचने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास कोई भी हथियार या आर्मी नहीं थी। वहाँ के लोग पूरी तरह से व्यापार से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते। जैसे मेसोपोटामिया 2600 साल पुरानी मेसोपोटामियन टैबलेट से पता लगता है कि एक ऐसे दूसरे देश से व्यापार होता था जहाँ से सोना, चांदी, कॉपर और बहुत सारी कीमती चीजें मेसोपोटामिया लाई जाती थी। वह उस जमाने का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट और अमीर मार्केट हुआ करता था, मगर फिर भी कोई आर्मी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई भी आर्मी नहीं होने के बावजूद भी किसी देश ने यहाँ आक्रमण करने की कोशिश नहीं की? इसका जवाब शायद हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लीडर्स डिप्लोमेसी में इतने माहिर थे कि उन्हें कभी भी आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे आज कुछ छोटे देशों की रक्षा की जिम्मेदारी कुछ पावरफुल देशों के पास है, मगर इतना होने के बावजूद भी भयानक विध्वंस होने से हड़प्पा को कोई नहीं बचा पाया। ईस्वी पूर्व 1300 में ये सभ्यता पूरी तरह से गायब हो गई, बस पीछे छोड़ गई मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स। रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह सरस्वती नदी का गायब होना हो सकता है। सरस्वती नदी सूख गई और लोग दूसरी उपजाऊ जमीन यानी गंगा किनारे जाने को मजबूर हुए। दूसरी थ्योरी बताती है कि शायद लोगों ने शहर बनाने के लिए इतने पेड़ तोड़े कि सारी जमीन बंजर होने लगी, पानी की कमी होने लगी और लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा। सरस्वती नदी की कहानियां अनेकों पुराणों में मिलती है, पर वो कहाँ से बहती थी या कहाँ गायब हुई ये अभी भी चर्चा का विषय है। मगर इससे भी अजीब चीज मोहेंजोदारो के खुदाई में पाई गई। 1922 में खुदाई के दौरान 40 लोगों की बॉडीज मिली और वो भी बिल्कुल अननेचुरल तरीके से पड़ी थी। देखकर एक सवाल आ रहा था कि क्या इनकी मौत एक झटके में हुई होगी। साल 1997 रिसर्चर डेविड डेवनपोर्ट ने मोहेंजोदारो में एक गड्ढे की खोज की जो 50 मीटर का था। अजीब बात थी कि गड्ढे में मिले पत्थर पिघलकर कांच जैसे हो गए थे। ये सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस। शायद मोहेंजोदारो ने ऐसा एक्सप्लोजन देखा था जो न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होगा, और ये चीज सच होते भी दिख रही है। रिसेंट स्टडीज के मुताबिक आर्कियोलॉजिस्ट को राजस्थान के जोधपुर से लेकर मोहेंजोदारो तक मिट्टी में रेडियो एक्टिव डस्ट पार्टिकल मिले हैं। शायद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद रेडियो एक्टिव बादल हवा की वजह से राजस्थान तक आ रहे होंगे, क्योंकि जोधपुर के कुछ इलाकों में रेडिएशन नॉर्मल से 50 गुना ज्यादा पाया गया। तो क्या महाभारत में बताया गया विस्फोट जो लाखों सूरज के बराबर था
और जो पूरे के पूरे शहर को नष्ट करने की ताकत रखता था, वो बात क्या सच थी? महाभारत में अनेकों विध्वंसकारी अस्त्र और इसके इस्तेमाल के बारे में पूरे डिटेल के साथ बताया है। विस्फोट के बाद क्या होगा इसके बारे में कहा गया है कि इस विस्फोट में जो बच जाएंगे उसके बाल और नाखून जलने लगेंगे, जमीन और पानी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के 1000 साल बाद मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक ने एक सीक्रेट सोसाइटी की नींव रखी। सम्राट अशोक का मानना था कि शायद भारत का हजारों साल पुराना सीक्रेट नॉलेज उनके राज्य को खत्म कर सकता है। इसके लिए उन्होंने 9 लोगों की नियुक्ति की और हर एक को अलग अलग सीक्रेट नॉलेज संभालने की जिम्मेदारी दी। उन 9 लोगों ने अपने दिए विषय के साथ हर एक ने एक किताब लिखी। वो 9 किताबें थी माइक्रोबायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, ग्रेविटी, सोशियोलॉजी, प्रोपेगेंडा, लाइट, कम्युनिकेशन और अल्केमी। उन किताबों में लिखी बातें उस जमाने से कई आगे की थी। जैसे फिजियोलॉजी में बताया गया था कि एक टच से ही आदमी की जान कैसे ली जा सकती है। लोगों का मानना है कि जूडो जैसे कई मार्शल आर्ट का आविष्कार इसी किताब की उपज है। कम्युनिकेशन की किताब बताती है कि वो 9 लोग जानते थे कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। लाइट की किताब बताती है कि रोशनी का इस्तेमाल हम कैसे एक वेपन की तरह कर सकते हैं। और ग्रेविटी में शायद ऐसी चीज होगी जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि उन 9 लोगों को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और उससे हुए रेडिएशन के बारे में पूरी जानकारी होगी। 1879 फ्रेंच राइटर लुई जैकोट अपनी किताब एकॉल्ट साइंस ऑफ इंडिया में कहा है कि 9 अननोन लोगों ने लिखी किसी एक किताब में रेडिएशन से पानी प्यूरिफाई करने की तकनीक बताई गई है। उन 9 लोगों ने न सिर्फ वो किताबें लिखी बल्कि उन पर उस नॉलेज को सालों तक सुरक्षित रखने का जिम्मा भी दिया गया। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर हड़प्पा में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ होगा तो 9 किताबों में से किसी एक किताब में इसके बारे में लिखा गया होगा। क्योंकि मोहनजोदड़ो की ये बात भी सटीक बैठती है कि किसी देश को आर्मी की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, क्यों इतना खर्चा करना, जब उनके पास ऐसा हथियार है जिसके एक वार से ही पूरे देश को नक्शे से मिटा दिया जाए। मगर मोहनजोदड़ो शहर के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा इस बात की तरफ इशारा करता है कि न सिर्फ मोहनजोदड़ो के लोग ही एडवांस नहीं थे बल्कि पूरा भारतीय महाद्वीप और उस जमाने के भारतीय टेक्नोलॉजी में कहीं आगे रहे होंगे। भारतीय महापुराणों में ऐसे उड़ने वाले चीजों के बारे में बताया है जो पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष का सफर भी तय कर सकता था। उसे नाम दिया विमान, जिसका जिक्र आता है महान ग्रंथ रामायण में। माना जाता है इसे ईस्वी पूर्व 800 से 300 साल पहले लिखा गया होगा। विमान का स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा और सतह फ्लैट थी। पुराणों के अनुसार विमान हवा से भी तेज उड़ सकता था और उसमें मेलोडियस साउंड आता था। विमानों के बहुत से प्रकार थे, उसमें से ही एक है हिंदू मंदिर है। वो बिल्कुल विमान जैसे दिखते हैं। शायद लोगों ने उस वक्त विमानों को आसमान में उड़ता दिखा होगा, जिसकी नकल कर उन्होंने जमीन पर उसे बनाया। विमान जिसे खुद भगवान चलाते थे। प्रोफेसर दिलीप कुमार कांजीलाल, कोलकाता संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर, जिन्हें एंशिएंट लैंग्वेज में महारत हासिल है, वो मानते हैं कि विमान एक्सटेंड करते थे और वो चलते थे मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन से। जब मर्क्यूरी गर्म होता है तो वो अपनी आसपास की ग्रेविटी को रिपेल करने लगता है और फिर टरबाइन जिससे गोल घूमकर एनर्जी जनरेट होती थी, जिसका इस्तेमाल विमान को उड़ने के लिए किया जाता था। एक और महान किताब महाभारत, जिसे शायद ईस्वी पूर्व 400 से 400 ईस्वी के बीच लिखा गया होगा, इसमें कहा है कि विमान एक तारे जैसा चमकता था और न कि आसमान में बल्कि अंतरिक्ष में भी जा सकता था। भगवान उसमें बैठकर आसमान में जाके राक्षसों का वध करते थे। कुछ युद्ध तो अंतरिक्ष में भी हुए हैं। रामायण में भी कहा गया है कि विमान चांद तक जाते थे और ये सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि इसके सबूत चांद पर भी मिले हैं। 1971 अपोलो 14 लूनर मिशन। एस्ट्रोनॉट ने चांद से बहुत से पत्थर पृथ्वी पर लाए। साइंटिस्ट ने एक पत्थर खोजा, इसे शायद पृथ्वी पर ही होना चाहिए था। डेविड क्रिंग के मुताबिक वो पत्थर 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर बना था। तो चांद पर कैसे गया? एक जवाब हो सकता है कि मिलियन साल पहले मेटेओराइट इम्पैक्ट से पत्थर पृथ्वी से चांद पर आया, मगर चांद इतना भी पृथ्वी के पास नहीं जिससे ऐसा हो। इसमें और एक बात जो हो सकती है कि शायद विमान की मदद से पत्थर चांद पर पहुंचा। आज का स्पेस एक्स ने बनाया मॉडल स्पेस शटल देखे तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे विमानों का विवरण मिलता है। विमान न सिर्फ उड़ने के काम आता था बल्कि उससे ऐसे अस्त्र भी छोड़े जाते थे जिससे पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा देश खत्म हो जाए। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकों ऐसी कहानियां लिखी है। कुछ में तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में इतने विस्तार से बताया है कि अगर हम उस पर रिसर्च करें तो शायद हम इन्हें वापस बना ले। मगर ये पूरी तरह हम पर डिपेंड करता है कि हम पौराणिक हिंदू ग्रंथों पर कितना विश्वास रखते हैं।
हे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपके लिए तो फ्री है, मगर इससे हमें बहुत मदद मिलती है।